अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो सिफारतकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं, कॉलमिस्ट हैं। 1997 से सन 2000 तक सेक्रेटरी खारजा के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। सन 2000 से 2002 तक यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर सर्व कर चुके हैं। जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब शमशाद अहमद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। सर आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताएं कि बचपन कैसा था, कहाँ पे गुजरा, क्या बनना चाहते थे, ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ कैसे आ गए? बचपन जिस तरह बचपन होता है और मेरा बचपन थोड़ा बहुत जो था वो अपने आबाई गांव जो कि अब मशरक़ी पंजाब में है, इंडिया में है, वहाँ गुज़रा। और जो उस वक्त की मुझे याद है वो ये है कि मेरे वालिद का चूँकि इंतकाल हो गया था, मैं अभी 6 महीने का था बच्चा। तो मैं 6-7 साल की उम्र में मुझे याद है कि मैं अपनी हवेली थी हमारी, उसका बाग था और उसमें हमारा अपना आबाई कब्रिस्तान था। तो मैं अपने वालिद की कब्र और अपनी बहन की कब्र वो वहाँ होती थी, वहाँ खेला करता था। अच्छा। और वो मेरे जहन में वो जो है मेमोरी होती है, हाँ वो है। तो उसके बाद बचपन में जब होश आया तो फिर ये समझ आई कि हम लोग अब यहाँ से माइग्रेट करके नए पाकिस्तान जा रहे हैं। और फिर मुझे जो याद है अब तक वो सफ़र 3 महीने का हमारे आबाई गांव से लाहौर तक का, जो अब मैं बाई रोड करता हूँ उस सफ़र को और किया है मैंने, तो वो 3 या 3.5 घंटे का सफ़र है। अच्छा। जो हमने 3 महीनों में किया। क्योंकि उस वक्त उन दिनों अव्वल तो ये है कि हमारे जो गांव वाले थे या मेरे जो बुज़ुर्ग थे, उनका सबका ये ख्याल था कि जो हमारा गांव है और बल्कि कई गांव थे हमारे, तो वो सब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अच्छा, सही। उस वक्त तक, क्योंकि आखिर वक्त तक पंजाब के बारे में पता नहीं चल रहा था, तो हमारा ये ख्याल था कि सिख, मैं तो बहुत बच्चा था, मैं बाद की बात कर रहा हूँ, कि सिख शायद हमारे साथ रहेंगे और पंजाब डिवाइड नहीं होगा, तो हम अपने घरों में रहेंगे, अपने आबाई घरों में। लेकिन जब सिखों ने फ़ैसला कर लिया हिंदुओं के साथ मिलने का, तो फिर जाहिर है कि हमें अपना घर बार और इस तरीके से छोड़ा हमने। मुझे याद है कि मेरी वालदा शायद हम खाना खा रहे थे तो हमें बाहर से हमारे बड़े भाई जो थे वो दौड़े दौड़े आते हैं कि हमें अभी चलना है, अभी निकलना है। तो बस उसी तरह सारा कुछ छोड़कर हम उस सफ़र पर रवाना हुए। बारिश हो रही थी उस वक्त। और सर उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये 47 दिसंबर में मैं 6 साल का था। तो बहुत जो बच्चे वाली जो चीज़ें हैं बस वो है। लेकिन फिर भी आपको इतना याद है कि बारिश भी हो रही और थी। फिर बाकी ये, हाँ, और ऐसी चीज़ें याद हैं कि मुझे ये भी याद है, एक दफ़ा मैं ऊपर सोया हुआ था तो वहाँ से हमारे छत से रात को रोशनियाँ नज़र आती थी शिमला की, हमारे छत से। वो इतना, वो चंडीगढ़ के पास था ये जगह। तो ये चीज़ें याद रहती हैं कि छत पे लेटे हुए जो बच्चे का होता है। और तो खैर हम लोग उस सफ़र पर रवाना हुए। फिर हमारे कस्बे से बाहर थोड़ा आके एक दरिया नुमा बहुत बड़ा बरसाती नाला है, उसकी मुझे याद है कि पानी बेतहाशा तेज़ चल रहा था, जिस तरह लई नाला होता है। अब वहाँ कोई पुल नहीं होते थे उस वक्त। तो और वो उस इलाके का सफ़र का मुझे वो भी याद है, क्योंकि मेरी वालदा का जो शहर था, आबाई शहर, वो उसका नाम था मालेरकोटला, रियासत थी। अच्छा। और मुस्लिम रियासत, जहाँ से कोई डिसलोकेशन नहीं हुई, क्योंकि सिखों ने उस रियासत की प्रोटेक्शन की थी पूरी। और गुरु गोविंद सिंह का फतवा था कि इस रियासत की हिफाजत करनी है, क्योंकि उस रियासत के नवाब ने सिखों के, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जब मुग़लों ने दीवार में ज़िंदा चुना था तो उसने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था
اور کہا تھا کہ یہ غیر انسانی اور غیر اسلامی چیز کی گئی ہے. تو اس طرح میں تھوڑا تھوڑا آپ کو منظرنامہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں ہم نکلے. اور وہ دریا جب تھا تو مجھے بڑے بھائی کے کندھوں پہ نکال کے رسے کے ساتھ لٹک کے ہم لوگوں نے پار کیا تھا, اتنا پریشر تھا پانی کا. تو خیر وہ سفر گیا. پھر امبالہ چھاونی میں ہمیں ایک ریفیوجی کیمپ میں ہم نے اپنا قیام کیا. اور کیمپ یہ تھا کہ کپڑے کی جھگیاں تھیں اور بانسوں کے ڈنڈے تھے ان پر, اور کوئی لاکھوں بندوں کا کیمپ تھا, کیونکہ یہ صرف ہمارا گاؤں نہیں تھا. جس طرف سے بھی لوگ آ رہے تھے اور وہ پاکستان جانا تھا, ان کے لیے ٹرین کا مہیا ہونا وقت درکار تھا کہ جب ٹرین آئے گی یا ملے گی جگہ تو پھر ہم جائیں گے. وہاں سے ریفیوجیز چل رہے تھے. ایک وہ تھا, ایک ٹرانزٹ بنایا گیا تھا. ہمارے کچھ اپنے عزیزوں کی وہاں حویلیاں تھیں شہر کے اندر امبالہ کے, تو ہمارے سوچا کہ ہم چلے جائیں وہاں جا کے رہیں. تو گئے, وہ لوگ پہلے ہی جا چکے تھے. اور ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پر ہیضے کا وبا پھیلی ہوئی تھی اس وقت, اور ہمیں جلدی میں پھر کہا گیا کہ نہیں نکلو باہر, واپس چلو باہر, کیمپ میں جاؤ. تو کیمپ پہ چلے گئے. ایک واقعہ یہ ہے, مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ بیمار ہو گئے, ان کو ہیضہ ہو گیا. ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. وہ 2-4 دن رہے. تو ایک دن وہ ہاسپٹل سے بھاگ کر واپس کیمپ آ گئے. تو بتایا انہوں نے یہ کہ یہاں جتنے مسلمان مریض تھے ان کی جو دیکھ بھال کرنے والی نرس تھی, اس نے ان کو بتایا کہ آپ بہتر ہے کسی طریقے سے نکل جائیں, کیونکہ یہاں مسلمان مریضوں کو مارا جا رہا ہے. تو اس طرح میرا بھائی ہسپتال سے جان بچا کے واپس پھر ہمارے کیمپ میں آ گیا. پھر کچھ 2 مہینے کے بعد, کیونکہ مہینے ہم نے قیام کیا وہاں, تو 1-1.5 مہینے کے بعد میرے ماموں جو کہ اس وقت برٹش انڈیا میں تھے, فوج میں, برٹش انڈین آرمی میں, تو وہ انہوں نے ایک کانوائے, اپنی فوجی کانوائے بھیجا ہمیں لینے کے لیے کہ اپنی بہن کی پوری خاندان کو. تو جب وہ, اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ کیا تھا کہ کانوائے سکھ افسروں پر مشتمل تھا, اس کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے سکھ افسر بھیجے. تو وہ ہمیں تلاش کر کے آئے اور کہا کہ جی ہمیں میجر صاحب نے بھیجا ہے. اور وہ میجر صاحب وہ ہیں کہ ان سے جونیئر جو تھے, ان کے اپنے ہماری برادری کے لوگ 2, ایک جنرل فضل مقیم تھے اور ایک جنرل عتیق الرحمان, یعنی وہ اس وقت لیفٹیننٹ کیپٹن تھے اور وہ پاکستان آ گئے تھے, اور دے اینڈڈ اپ ایز لیفٹیننٹ جنرل. تو وہ میرے ماموں نے پاکستان آنا نہیں مناسب سمجھا اور وہ وہیں پر رہے. اور بہرحال انہوں نے جب کانوائے بھیجا, میری والدہ نے کہا کہ میں نے پاکستان جانا ہے. بس اس نے پڑھا ہوا تھا قائد اعظم کے بارے میں, اس نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا, کیونکہ وہ گھر میں پڑھی ہوئی تھی اور کہیں کسی کالج اسکول میں نہیں تھی, اس کی تعلیم حویلی میں ہماری میں ہوئی تھی. تو اس نے کہا نہیں میں نے پاکستان, کیونکہ ہمارے چچا سارے وہ پاکستان آ رہے تھے کہ نہیں میں بھی جاؤں گی پاکستان. اور میں نے اپنے بچوں کو, میرے والد کی خواہش تھی کہ میرے بچوں کو تم نے پڑھانا ہے اور ان کو ولایت بھیجنا ہے. یہ دیکھیے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں. تو وہ پھر میری والدہ کی خواہش تھی کہ جی پاکستان. تو ہم لوگ پھر جس دن ہم نے ٹرین پر سوار ہونا تھا تو ہم اسٹیشن پر گئے اور ہمیں جگہ نہیں ملی ٹرین پر, تو ہم واپس وہیں رہ گئے. وہ ٹرین چلی گئی. پھر اگلے دن ہمیں جگہ ملی. جس دن ہمیں جگہ ملی اس ٹرین پر جب بیٹھ کر گئے تو آگے گئے تو وہ جو ٹرین ایک دن پہلے گئی تھی وہ رکی ہوئی تھی, رکی ہوئی نہیں تھی جی, کٹ گئی تھی. وہ سارے بندے مار دیے گئے تھے, پوری ٹرین. اس طرح ہو رہا تھا ان دنوں میں. تو یہ قسمت کی باتیں اور جو کچھ ہونا تھا وہ سب چیزیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بہت واقعہ. ملینز آف مسلمز ور سفرنگ دس فیٹ. سملرلی پیپل گوئنگ فرام پاکستان ٹو انڈیا دے ور سفرنگ دا سیم فیٹ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت حیوانیت عروج پر تھی, اور باقی ایک جذبہ تھا کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے آزادی کا ایک گہوارہ بنایا ہے, جس کے لیے پھر ہم سب لوگ ادھر سے سب کچھ اپنا آبائی
शनाख्त यानी हमारी जो हज़ारों साल पुरानी शनाख्त थी वो सब कुछ छोड़कर हम लोग इस नई ममलिकत में आए थे जहाँ आज़ादी होगी, आफ़ियत होगी, खैरियत होगी। और मुझे अब तक याद है वो बात भी कि जब हमारी ट्रेन लाहौर हरबंसपुरा स्टेशन में पहुंची तो अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लोग रो रहे थे खुशी से और जैसे हम जन्नत में आ गए हैं, बस ये हाल था, इतना जोश था। क्या जोश और वलवला, तो जबरदस्त। खैर एक मेरा भाई उस वक्त अम्बाला से वो उन फौजी कॉन्वॉय में चला गया था, वो इतना तंग आ गया था, वो कहता है मैं जाता मैं हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हाँ ये वो सब चला कुछ। गया था। तो अच्छा। वो फिर ट्रक से ही हमारे मामू ने उसको वापस भेजा। यहाँ भिजवा दिया था। वो हमसे पहले वहाँ हमें लेने के लिए मौजूद था। और वो हर ट्रेन, चूँकि वो उस वक्त रिफ्यूजी कैंप में काम कर रहा था रज़ाकार के तौर पर, इसी तरह लोग करते थे, तो वो हर रोज़ जो ट्रेन आती थी उस पर हमारा लोग इंतज़ार देखते करता होंगे, था। बिल्कुल। तो खैर वो हमें मिल गया, उन्होंने यहाँ घर लेके रखा हुआ था। वो घर इस तरह था कि जो घर खाली होते थे वो आने वाले रेफ्यूजीज़ को मिलते थे, सही। तो हमें भी घर मिल गया। तो इस तरीके से हम यहाँ आ गए। तो ये फिर एक सफ़र था जी। जो ख़त्म हुआ और वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक हम सब ने तालीम यहाँ पर जारी की। और मैंने हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन से किया और फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया। वहाँ मैंने अपना बीए किया, बीए ऑनर्स किया, एमए किया और फिर मैं वहीं 2 साल पढ़ाया। और उसके बाद हाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। और जब मैं वहाँ एमए कर रहा था तो मैं वहाँ का स्टूडेंट लीडर इस तरह से बना कि इलेक्टेड, उस वक्त प्रेसिडेंट यूनियन का होता था, तो मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन बना। और मुझे अब तक याद है कि मैं 61 में स्टूडेंट्स प्रोसेशन लीड किया करते थे जमहूरियत के हक़ में और अयूब खान की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, अच्छा। माल रोड पर। सही। तो आई यूज़ टू लीड प्रोसेशन। बल्कि एक दफ़ा फिर हमें काला बाग ने सज़ा दी और हमें डिसक्वालीफाई कर दिया, पता नहीं क्या कुछ और ये। फिर वो हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि मैं जब तक मेरे होते हुए कोई आप बच्चों को हार्म नहीं होगा, तो फिर हमें रिलीज़ करवा दिया था। तो इस तरह एक जमहूरियत का भी हमारे जहनों में ख्वाब था स्टूडेंट्स के तौर पर। और मैं पढ़ा करता था यहाँ USIS में, जो अमेरिकन एक लाइब्रेरी होती थी, तो वो बड़ी अच्छा वहाँ किताबें होती थी, ब्रिटिश काउंसिल होती थी, तो वहाँ सारा दिन गुजरता था। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग शाम को लाइब्रेरी से फ़ारग होकर फिर दोस्त मिलकर शिज़ान में चाय पीते थे। शिज़ान बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट होता यही होता था उस वक्त। सब लोग तो यही चाय बताते पीने हैं। के बाद फिर हम रात को घर जाते थे। सारा दिन पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे और लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उसके बाद फिर रात को चाय पीने के बाद अपना सर, अच्छा फिर वक्त। आपने कहा जैसे आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी रहे, तो सर आपने टीचिंग को ही आगे कंटिन्यू करने का क्यों नहीं सोचा? फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी में कैसे बहुत अच्छी बात है, सवाल आपने किया। तो उस वक्त ये था कि एक जो जहनों में बैठा हुआ था कि यानी पहले मेरा इरादा ये था अपना ज़ाती तौर पर कि मैं फ़ौज में जाऊंगा। आपके मामू भी थे? हाँ, तो वो था मामू। फिर हमारे नाना जो थे वो मलेरकोटला आर्मी के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। उनकी अगर मैं पता नहीं यहाँ तस्वीर नहीं कहीं है लगी हुई, तो इस तरह हमारे ख़ानदान में ये फ़ौजी रवायत तो थी। लेकिन मेरी वालदा ये चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज का इम्तहान दूँ। अच्छा। बस, तो वो फिर मैंने वो दिया। अम्मा का शौक पूरा हाँ, किया। तो वो दिया। और लेकिन मेरी फिर ये हुआ, पहली चॉइस फिर फॉरेन सर्विस थी। मैं चाहता था कि फॉरेन सर्विस का एक है, मुल्क की बाहर नुमाइंदगी करूँगा। जबरदस्त। और यहाँ भी वालदा को पढ़ने का शौक़ था मुझे। जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं लाइब्रेरी से किताबें लाकर उसको दिया करता था। इस्लामिक हिस्ट्री की अफसाना लंदन एक किताब होती थी जो उर्दू में तर्जुमा था, पता नहीं कौन सी किताब थी, तो वो पढ़ा करती थी। यानी इस तरह वालदा का एक रुझान था जिसका असर हम पर भी पड़ता था। तो मैं भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो तालीम में फिर अच्छे नंबर थे। बीए ऑनर्स मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। एमए जब मैंने किया उस वक्त मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में और फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट आना। तो पढ़ाया 2 साल, फिर फॉरेन सर्विस में आ गया और फॉरेन सर्विस में मेरी पहली पोस्टिंग फिर ईरान हुई। और वो
ऐसा था कि हाँ, इस दौरान मैं बता दूं कि शादी मेरी हो गई और मशरक़ी पाकिस्तान हमें जाना था ट्रेनिंग के लिए, वहाँ गए। तो शादी आपकी पसंद की हुई या घर वालों अम्मा शादी की पसंद? होती दोनों तरफ की थी, घर वालों की पसंद भी थी और हमारी अपनी पसंद भी थी। और मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स थे वो हमारे आबाई उस मालेरकोटला मेरी वालदा का जो वहाँ पे वो नवाब के डॉक्टर होते थे, उसके मेरी बीवी के नाना जो थे। अच्छा। और उनका जो मेरी बीवी के नाना थे, उनकी जो बेटियां थी, मतलब मेरी बीवी की वालदा की जो सबसे बड़ी बहन थी, यानी सकी खाला जी। मेरी बीवी की, वो अल्लामा इकबाल की पहली बेगम थी। ओह सर, ये तो मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो अच्छा, तो बहरहाल उनके बेटे आफ्ताब इकबाल वो इनके एक तरह से कज़न हैं, तो वो उनको हम आफ्ताब भाई, वो हमारे घर आना जाना, वो फौत हो गए। लेकिन जब मैं पेरिस होता था, जहाँ भी बाहर होता था, तो आया करते थे हमारे पास। उनके बेटे भी बच्चे अभी सर वो जो इकबाल अल्लामा इकबाल से उनकी जो शादी थी वो आपकी खाला की, मतलब हाँ, की खाला हाँ, की? हाँ, मेरी बीवी की खाला जी थी, बड़ी खाला। आपकी खाला की। तो सर वो उनके खानदान वालों की मर्जी से थी या वो लव मैरिज थी? नहीं, वो तो पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। अल्लामा इकबाल के साथ जो है, वो तो पहले वो था सर इकबाल तो अपनी मर्जी वो सियालकोट लाहौर में होते थे, ये लोग गुजरात के थे। और ये बहुत मशहूर डॉक्टर थे, मेरी बीवी के जो नाना थे वो इनफैक्ट सऊदी अरब में डॉक्टरी करते थे, फिर मालेरकोटला नवाब के डॉक्टर रहे। तो इस तरह वो मुख्तलिफ जगहों पे सर्व करते थे। तो गुजरात की थे। तो माई वाइफ इज़ फ्राम गुजरात, आई एम फ्राम ईस्ट पंजाब इन इंडिया। और बहरहाल ये तो बचपन गुजर गया। तो अब बाकी मेरा जो करियर है वो मुख्तसर तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैंने फ़ॉरेन सर्विस के बाद मेरी पोस्टिंग्स हुई मुख्तलिफ जगहों पे, फंक्शनल लेवल पर। ईरान गया, फिर वेस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है सेनेगाल, वहाँ 4 साल गुजारे। फिर वहाँ से मैं वापस पेरिस आया, वहाँ 2-2.5 साल गुजारे। फिर मैं वापस पाकिस्तान आया, यहाँ 3 साल गुजारे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, और इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर भी वही थे। तो फॉरेन ऑफिस में फिर मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बल्कि मुझे वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो ऐसा बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा हमने। और जो है उनके साथ ख़ास तौर पे मेरा काम होता था, उनकी तमाम मीटिंग्स जो मिडल ईस्ट के इलाके से आने वाले लोगों के साथ होती थी, या वो मिडल ईस्ट जा रहे होते थे, तो मैं उनके मिनट्स रिकॉर्ड करता था। अच्छा। तो बल्कि आखिरी उनका मिडल ईस्ट का दौरा था, उस पर मैं उनके साथ था। हम लोग सऊदी अरब गए, लिबिया गए, कुवैत गए, मुख्तलिफ, बल्कि फिर अफ़गानिस्तान भी रुके थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह उनकी फिर जो मिडल ईस्ट के जो सफ़ीर होते थे इस्लामाबाद में, उनकी मीटिंग्स भुट्टो के साथ जो होती थी, वो मैं मिनट्स दिया करता था। और वो ऐसे ऐसे बातें हैं कि मैं अब उनको बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कहते हैं ना कि सर कभी ख्याल नहीं आया कि लिख छोड़ें सब नहीं, कुछ नहीं, वो सब किताबी कुछ सूरत में? वो लिखेंगे, उसको करेंगे। हाँ, चलिए। अच्छा। तो वो फिर भुट्टो के साथ 3 साल गुजरे। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया वाशिंगटन, वहाँ मैं 3 साल रहा। फिर उसके बाद मेरी तब्दीली हो गई यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ मैंने कुछ अरसा गुजारा। फिर वो उसके बाद कुछ इंसिडेंट वहाँ हुआ, हमारे साथ मिशन कौंसलेट जनरल का होता था, तो जनरल ज़िया के ज़माने में। तो फिर जनरल ज़िया ने वहाँ से कौंसल जनरल को जब चेंज किया, तो फॉरेन सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि मुझे बेहतरीन बंदा यहाँ कौंसलेट में कौंसल जनरल के तौर पर भेजो। तो वो फिर मुझे पाकिस्तान मिशन टू द यूएन से उधर भेज दिया गया कि वो जनरल ज़िया के हुक्म पर। तो फिर मैं कौंसल जनरल बना। तो कौंसल जनरल में बना तो 5 साल रहा। उसमें मैंने फिर कौंसल जनरल का काम होता है, मैं बता दूँ, बाहर मुल्क से बाहर, वो डिप्लोमेटिक मिशन नहीं होता, उसको कौंसलर मिशन कहते हैं। और उसका काम है पाकिस्तानी कम्युनिटी की देखभाल करना बाहर, और फिर तजारती ताल्लुकात, और दूसरे जो होते हैं कि यूनिवर्सिटियों के एकेडमिक रिलेशंस, यानी जो नॉन डिप्लोमेटिक काम होता है वो कर। और वो फिर मेरा काम यही होता था, यूनिवर्सिटियों में जाना, बोलना, तकरीरें करना, प्रोफेसरों से मीटिंग करना, उनके मकाले पढ़ना, और इस तरीके से उनके साथ बैठ के गप मारना। और उस वक्त अफ़गानिस्तान का मसला शुरू हो गया था, तो वो हमने हैंडल किया।
उस वक्त ये रमज़े खलीलजाद वगैरह ये सब मेरे दोस्त होते थे, हम लोग इकट्ठे अफ़गानिस्तान की कॉज जॉइंट होती थी। पाकिस्तान और वो जो रमज़े था वो अमेरिका में सेटल हुआ था, तो वो फिर हम सोवियत ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ बहुत कुछ प्लान किया करते थे कि कैसे करना है, तो ये चीज़ें चलती गईं। ज़ियाउल हक़ भी इस दौरान 2 दफ़ा वहाँ आए अमेरिका, और ज़ियाउल हक़ के बारे में बहुत ये तो तासुर है कि मिलिट्री डिक्टेटर था, मज़हब पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस था, लेकिन एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में सियासत में लाने वाला जो पहला हमारा लीडर था वो भुट्टो था। वो सियासत को लेकर आया था। जब आपको याद होगा कि जब भुट्टो के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही थी, तो उसने फिर मजहबी हलकों को इतनी छूट दी और इतनी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, जुमे की छुट्टी कर दी, अल्कोहल का बैन कर दिया, यानी हर चीज़ वो जो इस एक था, ठीक है अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो तासुर दिया जाता है कि जी ज़ियाउल हक़ ने किया, वो सब कुछ भुट्टो ने शुरू किया था। ज़िया ने उस पर बिल्ड किया आगे, अपने इक़्तिदार को फिर तूल देने के लिए उसने उसका फ़ायदा उठा के वो आगे चला। एक तो ये पहलू हो गया। लेकिन खैर फिर ज़िया ने अफ़गानिस्तान पर जो सोवियत यूनियन का कब्ज़ा था उस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया, कलीदी किरदार मैं कहूँगा, कि वरना सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से न जाता और उसके बाद पाकिस्तान आ जाता, क्योंकि आया ही इसलिए इसका कि अफ़गानिस्तान के बाद फिर उसने गर्म पानियों में एक आउटलेट लेना था, क्योंकि सोवियत यूनियन का कोई गर्म पानियों में आउटलेट नहीं था, ये रास्ता था। तो उनने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा इस वजह से किया था कि पाकिस्तान लेंगे फिर, और फिर हम पर्शियन गल्फ़ में होंगे और यहाँ का तेल वेल सारा। तो ये ज़ियाउल हक़ ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को बचाया, बल्कि शायद पूरी दुनिया में तारीख़ मुख्तलिफ होती उस वक्त, अगर रूस इधर आ जाता तो फिर सब कुछ बदल जाता। तो इस तरह पाकिस्तान अपनी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हवाले से ऐसा किरदार अदा किया है हम लोगों ने कि उसका न सिर्फ खित्ते के मुस्तक़बिल पर असर पड़ा, बल्कि दुनिया के जो मुस्तक़बिल का है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी असर पड़ता रहा। एक तो ये हुआ ना कि अफ़गानिस्तान का मैंने कहा। सर यहाँ पे ब्रेक लेनी है हाँ, मुझे। व्यूअर्स, शमशाद अहमद खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं शमशाद अहमद खान साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले हम उनसे बड़ी हिस्टोरिकल गुफ्तगू कर रहे थे, और अब ज़रा हम थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी पे सर से पूछें, क्योंकि सर ने बहुत टाइम वहाँ पे सर्व किया है। सर, हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये है क्या, और क्या ये आज़ाद है? किसी हुकूमत ने इसको संजीदगी से लिया है? मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब तो दूंगा कि आज़ाद होती तो आज हम वहाँ ना होते जहाँ हैं, लेकिन ये इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है, क्योंकि अवामुन्नास के जहनों में तासुर ये है कि ख़ारजा पॉलिसी जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसी होती है जिस तरह दूसरी पॉलिसियाँ होती हैं। इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गई, स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है, और इस तरह हर महकमे की पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है, और ये हुकूमतों की पॉलिसियाँ जो होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं हर साल अपने हालात के मुताबिक। लेकिन ख़ारजा पॉलिसी उस किस्म की पॉलिसी नहीं होती। इनफैक्ट ख़ारजा पॉलिसी लिखी हुई कहीं पर है ही नहीं। अच्छा सर, ये ज़रा सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, इसका ना तो मुसव्वदा है कोई, ना कोई स्क्रिप्ट है ख़ारजा पॉलिसी का। ये मैं आपसे बात, ये 40 साल जो मेरा तजुर्बा है ख़ारजा पॉलिसी का, मैं उसकी बिना पर कह रहा हूँ। ख़ारजा पॉलिसी, क्योंकि जब मैंने फ़ॉरेन पॉलिसी ज्वाइन की थी या मेरे फ़ॉरेन सर्विस के दूसरे कोलीग ने,
हमें किसी ने कागज़ का एक टुकड़ा या कोई किताबचा नहीं दिया कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, देखिए ना कॉन्स्टिट्यूशन है मसलन, वो तो है ना लिखी किताब, लेकिन खारजा पॉलिसी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं पढ़कर फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। वो चीज़ और है कि जो किताबें लिखी जाती हैं, लोग लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिखी है। सर, ये डिज़ाइन कौन करता है? ये बातें समझने वाली हैं। हाँ, यही तो चीज़ें, ये हैं सवाल असल। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी होता क्या है? फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अमूमी सतह पर तो ये है, आम सेंस में वो ये है कि वो कौमों का हंसता खेलता चेहरा होता है फॉरेन पॉलिसी, जो वो कौमें अपने कंधों पर रख लेती हैं बाहर की दुनिया को एक अच्छा तासुर पैदा करने के लिए, अपने बारे में मेल मिलाप वाला, हंसने वाला, सेहतमंद, अगर आप में सेहत है तो सेहतमंद चेहरा, तो ताल्लुकात बनाने में मदद करने के लिए ये एक हंसता खेलता चेहरा है। लेकिन इससे हटकर जो असल इन एसेंस फॉरेन पॉलिसी ये होती है, इट इज़ द सम टोटल of the national interests of a state that it must preserve and protect in order to remain independent, sovereign, prosperous और politically stable और economically strong। बस ये खारजा कि आप खारजा पॉलिसी जब तक आप अपने कौमी मफादात को मजबूती से पकड़े हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं उनका, दुश्मनों को तो काम ही है कि आपके कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना, कि आपको कमज़ोर किया जाए। तो आपने जब तक आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कौमी मफादात क्या हैं? अपनी मईशत को बेहतर करें, अपने मुल्क के अंदर अच्छी हुक्मरानियत हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और आप अपने कदमों पर खड़े हों बजाय भीख मांगने के। तो ये सब चीज़ें मिलकर खारजा पॉलिसी होती है। और जब आपके यहाँ अंदर से आप टूट फूट का शिकार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, गुर्बत हो, फिर वो आप एक ऐसे भिखारी का हुलिया आपका बन जाता है जिसमें आप भीख मांगते हैं दुनिया से। तो दुनिया से जब भीख लिया जाता है, वो फिर आपका ना कोई कौमी तशख़्ख़ुस रहता है, ना कौमी वक़ार रहता है। तो वो फिर उसको कहते हैं कि कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती ऐसे मुल्कों की। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अमेरिका लोग बहुत अहमियत देते हैं और देनी चाहिए, अमेरिका बड़ी ताकत है। लेकिन जो अमेरिका के पहले सदर थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ है उसके बाद वो सदर बने थे, उन्होंने जब अपनी टेन्योर पूरी की 1796 में, तो कांग्रेस को एड्रेस करते वक्त जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बात कही थी जो शायद वो 200-250 साल बाद आने वाले पाकिस्तान के लिए एक नसीहत छोड़ी थी उन्होंने। और वो ये थी, वो थी उस वक्त तो नसीहत उनके अपने मुल्क के लिए थी, क्योंकि वो भी आज़ादी की एक तहरीक चला रहे थे। वो तो बाकायदा बरतानिया के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल करके आज़ादी हासिल की थी अमेरिका ने। तो उन्होंने ये कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स at the mercy of other powers do not remain sovereign independent states। वो फिर रियासतें नहीं रहती हैं, वो उनका सैटेलाइट बन जाती हैं। और अगर वो if they continue to seek disinterested favors from the same powers, then they lose every freedom of action। यानी फिर वो उनको फैसले करने का भी हक नहीं रहता है। ये जो एक मशवरा था उनका, ये हम पर इतनी, हमने कभी अमल तो किया ही नहीं इस पर। हमने हमेशा अमेरिका की आंखों से इशारा देखा कि अमेरिका की ख्वाहिश क्या है, और वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, और हम वो कर छोड़ते हैं पहले। ये जो अभी हालिया दिनों में आजकल चला हुआ है ना कि अमेरिका ने साजिश की और रिजीम चेंज का, तो ये भी मैं अभी अक्सर कहा करता हूँ कि अमेरिका को साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान से डील नहीं करता, अमेरिका पूरी दुनिया से डील करता है। और उसके मफादात, वर्ल्ड वाइड मफादात जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं ऐसी हुकूमतों के साथ जो अमेरिका के पिट्ठू हों, जो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक हमेशा काम करें। तो वो इस तरीके से वो पिट्ठू मुआलक पैदा करता रहता है। उसके तरीके जो हैं वो दबाव है, कोर्शन है,
और या कुछ थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे के, मदद दे के, तो इस तरीके से वो अपनी हिमायत पैदा करता रहता है और इस तरह दुनिया को रूल करता है। शमशाद अहमद खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के लिए इतना ही, अगली बातें होंगी अगले प्रोग्राम की। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।